and the Indian economy. So as we see around us, आज सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बी इट कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली. बट ये तो बहुत वास्ट है. इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन को लिमिटेड सेंस में देखेंगे, सिर्फ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एंगल से. फॉरेन ट्रेड तो हज़ारों सालों से ही चल रहा है, और पहले के टाइम पे ट्रेड में क्या होता था कि कुछ सामान हमारे यहाँ अच्छे से होता था, वो हम एक्सपोर्ट करते थे. जो सामान दूसरी कंट्री में होता था अच्छे से, जो हमारे यहाँ नहीं होता था, वो हम इंपोर्ट कर लेते थे. तो ये बड़ा ही म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइप ट्रेड होता था. बट जब इंडिया कॉलोनी बना ब्रिटेन की, तब की बात करें तो तब ट्रेड जो होता था वो ब्रिटेन के फेवर में होता था. कुछ भी सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते थे, वो सामान हम लोग यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन. फिर वो जो रॉ मटेरियल है उससे सामान प्रोड्यूस होके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता था. ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो ये पहले होता था. अब आ गई हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो एमएनसीज क्या करती हैं, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. एक लार्ज एमएनसी का, जो कि सपोज कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, और इसकी होम कंट्री है अमेरिका. तो ये अमेरिका में अपने डिज़ाइंस रेडी करेगी, और ये जो डिज़ाइंस हैं ये चाइना को देगी मैन्युफैक्चर करने के लिए. फिर चाइना इनको मैन्युफैक्चर करके ईस्टर्न यूरोप और मेक्सिको भेजेगा. इन जगह जाके इन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाएगा और ये बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे. और अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर को कॉल करनी होगी, जिसके कॉल सेंटर्स होंगे इंडिया में. तो एमएनसी में सिर्फ एक कंट्री में चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज से चीजें मैनेज की जाती हैं. तो ऐसे ही एमएनसीज काम करती हैं. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में क्यों शिफ्ट करती हैं. और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनको दूसरी जगह पे कम रेट पे लेबर मिल जाते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं. जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर करना कंपैरेटिवली चीप है. फिर इनको असेंबल करके बेचते हैं ईस्टर्न यूरोप और मेक्सिको में, क्योंकि इन जगह असेंबल करना सस्ता होगा, और इनके आसपास के एरियाज ऐसे हैं जहाँ अच्छे प्राइस मिलेंगे. और इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं, इसकी वजह से कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं. तो अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस को बांट के एमएनसीज का कम पैसा खर्च होता है, तो एमएनसीज का प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो किस प्लेस में प्रोडक्शन शुरू करना है, इसके लिए एमएनसीज कुछ चीजें देखती हैं, जैसे वो जगह कितने पास है मार्केट के, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर होने चाहिए, वो भी कम प्राइस पे, और भी चीजें जो चाहिए सामान बनाने के लिए वो भी अवेलेबल हों. और एमएनसीज ये भी देखेगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं उस कंट्री में. इतना सब देखने के बाद ही एमएनसीज अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस सेटअप करती हैं. तो जो भी पैसा एमएनसी खर्च करती है दूसरी कंट्री में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और कई इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट करना यानी कि पैसा ऐसी जगह पे लगाना जिसमें आपको लगे कि हाँ ये फ्यूचर में मुझे ज़्यादा इसका रिटर्न मिलेगा. और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एमएनसी कर रही है, तो इस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एमएनसीज दो तरीके से इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री में. पहला तो वो खुद अकेले कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, या फिर ये कर सकती है कि कोई लोकल कंपनी के साथ मिल के इन्वेस्ट करें. जब एमएनसी लोकल कंपनी के साथ मिल के प्रोडक्शन करती है तो उससे लोकल कंपनी का फ़ायदा होता है. पहला तो एमएनसी उसको पैसा देती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे नई मशीनरीज के लिए, ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो. और दूसरा कि एमएनसी के आने से उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है. कई बार क्या होता है कि एमएनसी लोकल कंपनीज को अक्वायर कर लेती हैं और फिर प्रोडक्शन शुरू करती हैं. ऐसे ही कारगिल फूड्स ने किया था, जो कि अमेरिकन कंपनी है. पहले तो उन्होंने पारक फूड्स के साथ जॉइंट वेंचर किया, जिस जॉइंट वेंचर को उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया. उसके बाद और भी कई ब्रांड्स को इन्होंने अक्वायर किया, और अभी कारगिल फूड एक बहुत बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी बन गई है इंडिया की. वर्ल्ड में कई एमएनसीज हैं जिनके पास इतना पैसा है जितना कि कंट्रीज के पास नहीं होता खर्च करने के लिए अपने सिटीजन्स पे. सो वी कैन ओनली इमेजिन कि कितना पावर और इन्फ्लुएंस होगा इन कंपनीज का गवर्नमेंट पे और उनकी पॉलिसीज पे. जो कई एमएनसीज जो डेवलप कंट्रीज में हैं, वो अपना सामान प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को देती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं. जैसे गारमेंट, फुटवेयर या स्पोर्ट के सामान को बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलके बनाते हैं.
फिर ये बनने के बाद एमएनसीज को बेच देते हैं, फिर एमएनसीज में अपना ब्रांड का नाम लगा देती है एंड वोला ये सामान हो जाता है बहुत महंगा। सो कंपनी के पास पावर है प्राइसेस डिटरमाइन करने का, चीज़ों की क्वालिटी, डिलीवरी, इनफैक्ट ये भी कंपनीज डिसाइड कर सकती हैं कि उन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन कैसी हो। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ट्रेड करने का बेसिक फंक्शन क्या है, क्यों करते हैं हम ट्रेड? ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों को ही फायदा होता है। सपोज कोई सेलर है तो अगर वो अपना सामान ट्रेड करता है दूसरी कंट्री से तो उसका मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि अब वो ना केवल खुद की कंट्री में बल्कि दूसरी कंट्री के लोगों को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही कंज्यूमर्स को भी प्रॉफिट होगा ट्रेड की वजह से, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो वो अपनी ही कंट्री का सामान यूज करेगा, बट अगर ट्रेड होगा तो उसको दूसरी कंट्री से भी सामान आएगा, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को ही फायदा है ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड कैसे अफेक्ट करता है हमको, ये हम चाइनीज टॉयज के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टार्ट हुई ऐसे कि इंडिया में टॉयज का प्राइस बहुत ज्यादा था, तो चाइना को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो अपने सस्ते टॉयज यहाँ बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उन्होंने टॉयज हमारे यहाँ बेचने शुरू किए। एंड कंज्यूमर्स को जब चूज करना हुआ कि इंडिया के बने हुए महंगे टॉयज लोगे या चाइना के बने हुए सस्ते टॉयज, तो ऑफकोर्स एज रैशनल कंज्यूमर्स हम बोलेंगे भैया चाइना के टॉय दे दो। तो ऐसे ही चलता रहा और चाइना के टॉयज यहाँ आते रहे। तो इस ट्रेड से चाइना के जो टॉय मेकर्स है उनका फायदा है, बट इंडिया के जो टॉय मेकर्स हैं उनका घाटा है, क्योंकि अब लोग उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही कम ले रहे हैं। What is globalization? Globalization is a process of rapid integration or interconnection between countries. इंटीग्रेशन हुआ है हमारी इकोनॉमी में मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। दो चीजें इंटीग्रेट हुए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से, पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है मार्केट। प्रोडक्शन जैसा कि हमने देखा कि हर जगह प्रोडक्शन होने लगा है और इन प्रोडक्ट्स की मार्केट भी सारी कंट्रीज हैं और इसलिए मार्केट भी इंटीग्रेट हो गया। तो इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इनकी वजह से बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और चीज है जिससे कंट्रीज आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं, वो है कंट्री के बीच लोगों के मूवमेंट से। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या तो बेटर इनकम की तलाश में या बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन के लिए। तो बाकी तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, बट लोगों का मूवमेंट इतना नहीं बढ़ पाया क्योंकि कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है लोगों के मूवमेंट पे कि कितने लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, कितने लोग नहीं, जिसकी वजह से लोगों का मूवमेंट बहुत ही कम है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन 3 चीजों की वजह से पॉसिबल हो पाया। पहला, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तीसरा, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। एक एक करके ये तीनों चीजों को अच्छे से समझते हैं। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एज अ नेम सजेस्ट, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले बेटर हुई है। अब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह घंटों में पहुंचाई जा सकती है, वो भी कम दाम में। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जिससे हम बात करके लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की वजह से कोई भी कहीं भी रहता हो वो दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, ईमेल, वॉइसमेल या सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो IT में इम्प्रूवमेंट हुई है इसने भी ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली अफेक्ट किया है। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। वापस से चाइनीज टॉयज के एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने टॉय के इंपोर्ट में टैक्स लगा दिया, तो क्या होगा? तो इससे जो भी ये टॉय इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इसकी वजह से पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सामान लेने के लिए। अब क्या होगा कि चाइनीज गुड जो चीप थे वो उतने चीप नहीं रहेंगे जितने पहले थे, तो लोग वापस से चाइनीज टॉयज को छोड़ के इंडियन टॉयज यूज करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट से चाइनीज टॉयज चले जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। ये बैरियर इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। ट्रेड बैरियर के होने से गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है फॉरेन ट्रेड को कि कौन सा गुड्स आना है, कौन सा नहीं आना है, और गवर्नमेंट कोटा का भी यूज करती है कि मतलब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि कितनी क्वांटिटी में सामान ट्रेड हो सकता है।
इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बैरियर लगाया था ताकि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन ना फेस करना पड़े फॉरेन प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद ही हुआ था और नए नए इंडस्ट्रीज बनी शुरू हुई थी। ऐसे में अगर कंपटीशन होता तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स बहुत ही ईजिली उनसे हार जाते और मार्केट में ना रहते, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर लगाए। तो ऐसे में सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स थे वही इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी गवर्नमेंट ने, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, बाकी के लिए रिस्ट्रिक्शन थी। देन 1991 में गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, वो था अपनी इकोनॉमी दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए ओपन करना, क्योंकि उनको लगा कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को कम्पीट करना चाहिए और कॉम्पिटिशन की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और वो अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन का सपोर्ट किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। जो भी बैरियर्स गवर्नमेंट ने लगाए थे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, वो हटाए गए, जिसकी वजह से इजीली गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगे और बाहर की कंपनीज आके हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने लगी। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन होता है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। तीसरा है प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। तो जब इंडिया ने लिबरलाइज की इकोनॉमी, तब बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया के इस डिसीजन में सपोर्ट किया, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि किसी भी तरह का बैरियर लगाना फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में ये हार्मफुल है कंट्री के लिए। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी ये चाहती थी कि फ्री ट्रेड हो सारी कंट्रीज के बीच में। इनमें से ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री ट्रेड चाहती थी वो थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO बनाई गई थी डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा और ये इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाती हैं और देखती हैं कि कौन रूल्स फॉलो कर रहा है कौन नहीं। अभी WTO में 164 मेंबर कंट्रीज हैं। भले ही WTO का काम है कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, बट रियलिटी ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी भी बहुत सारे बैरियर्स लगाए हैं फ्री ट्रेड में और वो WTO के रूल्स नहीं मानती। रूल्स मानने पड़ते हैं हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को और हमें अपने बैरियर्स हटाने पड़ते हैं। ऐसे ही डिबेट चल रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके। एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं और हमारी GDP में भी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की, बट इसको अगर हम USA से कंपेयर करें, यहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर कम ही है, साथ ही साथ बहुत कम लोग इसमें काम करते हैं। तब भी USA की गवर्नमेंट इन थोड़े से लोगों को इतनी ज़्यादा सब्सिडी देती है प्रोडक्शन करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। ये सब्सिडी की वजह से वो जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दाम में बेचते हैं और जो भी सामान बच जाता है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं कम दामों में। तो जहाँ ये एक्सपोर्ट होके जाता है दूसरी कंट्री में जहाँ सब्सिडी नहीं मिली है और प्रोडक्ट महंगे हैं, वहाँ पे फार्मर्स को नुकसान होगा। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने तो WTO के रूल्स फॉलो करके ट्रेड बैरियर्स हटाए और उनकी बात मान के गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट देती थी फार्मर्स को वो भी कम किए। बट ये डेवलप कंट्रीज अनफेयर चीजें करी जा रही हैं, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब 30 साल हो गए हैं हमारी इकोनॉमी के बैरियर्स हटे हुए, तो इसने कैसे अफेक्ट किया है हमारे लोगों को। लेट्स सी। कंज्यूमर्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन और प्रोड्यूसर्स के बीच कंपटीशन की वजह से उनका फायदा हुआ है। पर्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वेल ऑफ सेक्शन है सोसाइटी के, उनको ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि उनके पास ज्यादा वैरायटी है, चीजों की क्वालिटी बेटर हुई है पहले से। ये भी है कि चीजें कम दाम पे मिलती हैं। इसकी वजह से इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हुआ है। प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की बात करें तो इनके ऊपर अलग अलग इफेक्ट हुआ है। पहला तो MNCs ने ज्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया में, वो अलग अलग सेक्टर्स में आए हमारे यहाँ, जैसे सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विस सेक्टर में भी आए, जैसे बैंकिंग में। ये सारे सेक्टर्स में बहुत डिमांड बढ़ी जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज में कई ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई। जो लोकल कंपनीज इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं उनका भी प्रॉफिट हुआ। दूसरा ये हुआ कि बहुत सी इंडियन कंपनीज को इन नए प्रोड्यूसर्स के आने की वजह से कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिससे इनफैक्ट उनका फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, प्रोडक्शन मेथड्स और स्टैंडर्ड्स बढ़ाए अपनी कमोडिटी के, और कई कंपनीज ने तो फॉरेन कंपनीज के साथ कोऑपरेट करके भी प्रॉफिट पाया। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई इंडियन कंपनीज ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बनी, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, और इन्होंने अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में फैलाया हुआ है।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन कंपनीज की भी डिमांड बढ़ी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जो आईटी से रिलेटेड हैं और डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग कम पैसों में इंडिया के लोग करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया को फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, बिजली है, पानी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो जो भी कंपनीज अपना प्रोडक्शन इन SEZs में करती हैं तो उनको 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी लाई है लेबर लॉज में ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब भी कंपनीज को लगे कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो वो लेबर हायर कर सकती हैं, और जब उनको लगे कि प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तो वो लेबर हटा सकती हैं, वो कुछ वर्कर्स के राइट्स को इग्नोर कर सकती हैं। देखा जाए तो MNCs या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ बड़ा नुकसान भी हुआ लोगों को। जैसे उन प्रोड्यूसर्स की बात करें जो बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में थे, इनको बहुत ही नुकसान हुआ इस कंपटीशन की वजह से, और बहुत सारे लोग ने ये अपना इंडस्ट्री बंद भी कर दी, काम छोड़ दिया। सेम जो वर्कर्स अभी काम करते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज में और सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी इनको पैसे बहुत ही कम मिलते हैं और इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर किसी दिन काम पे नहीं गए तो पैसा नहीं मिलेगा। काम करने की कंडीशन बहुत ही बेकार है और बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वर्कर्स को। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि सबको बेनिफिट नहीं मिला है ग्लोबलाइजेशन का। जो एजुकेटेड है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास वेल्थ है, उनको ही ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट मिला है। ग्लोबलाइजेशन अब ये रियलिटी है, वी कैन नॉट बैक स्टेप कि अब छोड़ो ग्लोबलाइजेशन नहीं करते, हम लोग बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकते हैं ताकि सबको फ़ायदा हो, कुछ लोगों को नहीं हो। तो ये फेयर कौन कर सकता है? ये फेयर कर सकती है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो ना केवल रिच और पावरफुल लोगों की इंटरेस्ट का ध्यान रखे बल्कि कंट्री के सारे लोगों का ध्यान रख के बनाई जाए। उनको ये देखना चाहिए कि लेबर लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो और वर्कर्स को उनके राइट्स मिले। जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक वो इतने स्ट्रांग नहीं हो जाते कि वो कम्पीट कर सके बाहर की स्ट्रांग कंपनीज से। और अगर ज़रूरी है तो गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगाने चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी इकोनॉमी बेटर करे, हमारे लोगों का फ़ायदा हो। जब हमारे लोग ही नुकसान में जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी ट्रेड का? तो हमें WTO से नेगोशिएट करना चाहिए कि फेयर रूल्स बनाए जाए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और जो भी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमें उनके साथ मिलकर WTO को बताना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज कैसे डोमिनेट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि जो WTO के डिसीजंस हैं ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कैंपेन से और पीपल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये शो करता है कि लोग अगर साथ में मिल जाएं तो फेयर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। So yeah, it's the end of the video. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। All the best for exam, do well and have a nice day. Take care. Bye.